हिजबुल्लाह का युद्ध 917 दिन से ज्यादा दिनों से चल रहा है। लेबनान का लड़ाका ग्रुप अब भी मजबूती से इजरायली सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल के बंदरगाह शहर अशदोद में आईडीएफ नेवल बेस को मिसाइलों से दहला दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियात शमोना से तेल अवीव तक फट रहे हैं। हिजबुल्लाह 4 दशक से इजरायल से युद्ध लड़ रहा है। 2 बार हिजबुल्लाह खुद को इजरायल से युद्ध में विजेता बताता है। लेबनान का हिजबुल्लाह ईरान समर्थित लड़ाका फोर्सेस में सबसे ताकतवर है। ईरान जो खुद को शिया मुसलमानों का सरपरस्त समझता है, उसकी अघोषित सेनाएं कई मुल्कों में हैं। इसे ऐसे समझिए कि ईरान एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी जड़ें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर टिकी हैं। ईरान समर्थित फाइटर फोर्स में यमन के हूथी लड़ाके हैं, फिलिस्तीन का टेरर ग्रुप हमास है, गाजा का फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन है। ईरान के लिए जान हथेली पर रखकर ये युद्ध लड़ते हैं इराकी मिलिशिया लड़ाके। ईरान समर्थित सीरियाई मिलिशिया हैं। ईरान की साइलेंट आर्मी सुडानी लड़ाकों से बनती है। इन सभी फाइटर ग्रुप में जो सबसे पावरफुल है वो है लेबनान का हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स माना जाता है। दक्षिण में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आसपास जो शहर हैं, वहां हिजबुल्लाह का ही दबदबा है। यहीं से इजराइल पर रॉकेट भी फायर किए जाते हैं और ये इलाके भी इजराइल की काउंटर बमबारी का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। हिजबुल्लाह अरबी का शब्द है जो हिज्ब और अल्लाह से बना है। इसका मतलब ईश्वर का दल है। लेबनान में हिजबुल्लाह की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना एक सैन्य समूह है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, इसे समझना है तो जान लीजिए इसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। ये दावा हिजबुल्लाह के पूर्व सरगना नसरल्लाह ने 2021 में किया था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि ये तादाद 50,000 तक हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है। असलियत में ईरान ने ही हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा किया है। ईरान को अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, इसीलिए हिजबुल्लाह भी इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद मिलती है, पैसों की भी और हथियारों की भी। ये आरोप ईरान पर हमेशा लगाए जाते रहे हैं कि जिस वक्त हसन नसरल्लाह के बंकर पर इजराइल का बम गिरा, तब वहां पर ईरान की कुर्द फोर्स के डिप्टी कमांडर भी मौजूद थे और वो भी इस हमले में मारे गए थे। यानी हिजबुल्लाह और ईरान के अटूट रिश्ते अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चुनौती माने जाते हैं। साल 2000 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिण लेबनान से खदेड़ दिया था। इजराइल की सेना 18 साल बाद लेबनान बॉर्डर से वापस आने को मजबूर हो गई थी। हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात भी है, यानी वो पूरी तरह बैटल रेडी फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल हैं जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी कवर करती है। लेकिन इस वक्त इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर आसमानी कोहराम मचाया है, उसका डर पूरे लेबनान में फैला हुआ है। डर की वजह जमीन जाने की है। इजराइल ने लेबनान की लितानी नदी पर कब्जा कर लिया है। השטח שמדרום לליטני מנותק מלבנון. פינינו ממנו את האוכלוסייה לשם הגנתה, ואנחנו פועלים כדי לפרז אותו באש כל הזמן. बेरूत से टायर शहर तक हिजबुल्लाह के अड्डों पर बारूद फट रहा है, लेकिन लड़ाका ग्रुप सरेंडर के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान मेड है जो मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उन्नीस से ही हिजबुल्लाह लेबनान सरकार को रिमोट से कंट्रोल करता है। अक्टूबर 2022 से लेबनान में सीमित शक्तियों वाली कार्यवाहक सरकार है। इजराइल आरोप लगाता है कि लेबनान के असल हुक्मरान हिजबुल्लाह चीफ हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह के टॉप बॉस नईम कासिम हैं, जिन्हें आइडियोलॉजिकल कमांडर कहा जाता है।
नईम कासिम हिजबुल्लाह का दिमाग है, पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। नईम कासिम शातिर दिमाग कमांडर हैं। उन्होंने हथियारों के साथ कलम के इस्तेमाल से लड़ाका ग्रुप को मजबूती दी है। नईम कासिम की किताब हिजबुल्लाह द स्टोरी ऑफ विद इन ने संगठन की सोच, लक्ष्य और रणनीति को नई दिशा दी है। नईम कासिम ने नसरल्लाह के साथ मिलकर 1980-90 के दशक में हिजबुल्लाह की बुनियाद मजबूत की। हिजबुल्लाह की अलग अलग यूनिट में तालमेल बनाने का काम भी नईम कासिम ने ही किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की 2018 की एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन बताया गया। जून 2024 में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि हिजबुल्लाह के पास विभिन्न मारक क्षमता वाले 1,50,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें मौजूद है। यूं ही नहीं, ईरान के रॉकेटबाज कहे जाने वाला ये ग्रुप 3 सालों से इजराइल को युद्ध में उलझाए हुए है। लेकिन अब की बार हिजबुल्लाह फंसता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका भी है। सही मायने में इस बार अमेरिका ने ही युद्ध भड़काया। ईरान के सुप्रीम लीडर के सफाये से ये लड़ाई शुरू हुई। अट्ठाईस फरवरी 2026, तेहरान, ईरान। बंकर बस्टर बम के धमाकों ने तेहरान को धुएं से ढक दिया था। फिर भी ईरान को दुश्मनों का चेहरा साफ दिख रहा था, क्योंकि वो युद्ध के लिए ललकार रहा था। दुश्मनों ने पहले हमले में ही ईरान की इस्लामी सरकार का सिस्टम ढहा कर रख दिया। एक एक करके ताकतवर हस्तियां नक्शे से गायब हो रही थी, जैसे किसी ने इतिहास के किताब के पन्ने जलाने शुरू कर दिए हों। तेहरान अब शहर नहीं रहा, युद्ध का मैदान बन गया। युद्ध भड़काने वाले अमेरिका ने तब कहा, यह भी क्या कोई युद्ध है? महाशक्तियां एक झटके में ईरान जीत लेने निकली थीं। गुमान हर बात का था, हथियारों का गुमान, जंगी बेड़ों की ताकत का गुरूर, जंगी जेटों की हनक। सुपर पावर ने युद्ध शुरू कर दिया। ईरान को शुरुआती राउंड में अमेरिका, इजराइल ने मिलकर जमकर मारा, लेकिन ईरान ने सही वक्त पर जब पलटवार शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। ईरान ने हमलावरों को तो मारा ही, उनको भी नहीं छोड़ा जो उनके हमदर्द हैं। फिर क्या लड़ाई टक्कर की हो गई, इस कदर जबरदस्त कि ईरान से बचने के लिए कई देशों ने ट्रंप से फौरन सीज फायर की दुहाई दी। सीज फायर पर बात चली। ट्रंप बेमन से सीज फायर के लिए तैयार हुए। ईरान भी थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन इजराइल है कि वो युद्ध में ब्रेक लेने को तैयार ही नहीं। इजराइल ने ईरान को छोड़कर लेबनान को दहलाना शुरू कर दिया। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम आरोप लगाते हैं कि उनका देश एक तरफा युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के अड्डों को बर्बाद किया जा रहा है। यही दलील देकर युद्ध समझौता होने के बाद भी इजराइल बेरहमी से लड़ाका ग्रुप को कुचल रहा है। इजराइल ने जानकारी दी कि युद्ध समझौते के बाद लेबनान में कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब हमला नहीं किया गया। सत्ताईस नवंबर 2024 को इजराइल हिजबुल्लाह में अमेरिका ने युद्ध समझौता करवाया था। इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान में 1200 बार हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी कि उसके हमले में 370 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने कहा कि सीज फायर डील के बाद से इजराइल के हमलों में लेबनान के 127 आम नागरिकों की जान गई है। इजराइल के पास हिजबुल्लाह पर हमले की वाजिब वजह है। लड़ाका ग्रुप हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि युद्ध समझौते में ये सबसे जरूरी शर्त है। इसीलिए इजराइल तब भी हमले नहीं रोक रहा जब पोप लियो लेबनान विजिट करने आए थे। इजराइल और हिजबुल्लाह हर बार तब जंग में कूदे जब ईरान इजराइल का टकराव हुआ।
दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर कर दी। और ईरान ने ऐसा दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद किया था। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया था। 31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। तेरह जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर करती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना अमेरिका के। बारह दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा, जिसके जवाब में इजराइल अमेरिका ने संयुक्त हमला करके ईरान के एटमी अड्डे जला डाले थे। जिस तरह हालात तेजी से बिगड़ते चले गए, परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ता चला गया, लेकिन ट्रंप ने तब बैक गियर लगाया। एटमी घमासान टल गया, मगर इस दफे इसके कोई आसार नहीं। इजराइल अब आर पार की जंग का दावा कर रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल को बर्बाद कर डालने की धमकी देता है, वो भी आज से नहीं 5 दशकों से। असल में इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी लेबनान की आजादी के वक्त ही तय हो गई थी। 22 नवंबर 1943 को लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली। यह आजादी एक समझौते के साथ मिली थी, जिसमें लेबनान में राष्ट्रपति ईसाई धर्म का बनना जरूरी था, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम ही बनना था और संसद स्पीकर का पद शिया मुस्लिम को ही मिलना तय था। अलग अलग समुदायों में संतुलन बनाने का ये दांव बहुत उल्टा पड़ गया। लेबनान के नेशनल पैक्ट का गला आबादी के प्रेशर में घुटने लगा। उन्हीं दिनों साल 1971 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मुख्यालय जॉर्डन से लेबनान शिफ्ट कर लिया। ये टर्निंग पॉइंट था। फिलिस्तीन से हजारों शरणार्थी लेबनान आए। पीएलओ लेबनान में जैसे ही मजबूत हुआ, गृह युद्ध भड़क गया। बेरूत में बम फटने लगे, बेगुनाहों की लाशें बिछने लगी। 1976 में लेबनान के गृह युद्ध में सीरिया की सेना उतर आई। इसके बाद इजरायली सेना ने 1978 में दक्षिणी लेबनान पर हमला करके फिलिस्तीनी गुरिल्ला लड़ाकों को खदेड़ा और अहम ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन इजराइल के खिलाफ सबसे दमदार दुश्मन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद लेबनान में शिया मुसलमानों की सल्तनत की कोशिश शुरू हो गई, जिससे लेबनान का गृह युद्ध और भड़का। फिर अप्रैल 1982 में एक बम कांड ने लेबनान में इजराइल को और अंदर घुसने का मौका दे दिया। अप्रैल 1982 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाके करके 63 लोगों को मार डाला गया। इसी साल अक्टूबर के महीने में लेबनान में अमेरिका फ्रांस के सैन्य अड्डे पर हमला करके 305 लोगों को मारा गया। अमेरिका ने इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। पहली बार लेबनान के फाइटर ग्रुप इंटरनेशनल स्टेज पर कुख्यात हो गए। हालांकि अब तक हिजबुल्लाह खुलकर सामने नहीं आया था,
ना ही ग्रुप का कोई खूंखार लीडर था, ना ही कोई घोषणा पत्र था। तब हिजबुल्लाह बड़ी तैयारी कर रहा था, क्योंकि ईरान ऐसा ही चाहता था। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रोफेशनल किलर फोर्स को गुप्त ऑपरेशन के लिए तैयार किया। रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अब्बास अल मुसावी को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी थी। उसके साथ हसन नसरल्लाह और मौजूदा चीफ नईम कासिम हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्य थे। 1985 में पहली बार हिजबुल्लाह ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। ये एक ओपन थ्रेट लेटर था जो सीधे इजराइल के नाम था। घोषणा पत्र में कहा गया कि हिजबुल्लाह इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन के लिए बना है, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ अमेरिका के खिलाफ जिहाद युद्ध शुरू कर दिया। जब लेबनान का गृह युद्ध खत्म हो गया, तब भी हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं छोड़े, जबकि सऊदी अरब के कराए टैफ एग्रीमेंट में भी सभी फाइटर ग्रुप को हथियार खत्म करने की शर्त थी। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में इजराइल के खतरे की दुहाई देकर हथियार अपने पास रखे, जिससे लेबनान के कट्टर ग्रुप में हिजबुल्लाह को आसान बढ़त मिली। इसके बाद संगठन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। हिजबुल्लाह का अघोषित सुप्रीम कमांडर ईरान के सर्वोच्च नेता होते हैं। इनके बाद सेक्रेटरी जनरल का पद है, जिस पर अभी नईम कासिम काबिज हैं। उनके बाद हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। शूरा काउंसिल के 5 सदस्यों में अब सिर्फ 4 जिंदा हैं। इनके नाम इब्राहिम अल अमीन अल सईद, मोहम्मद याजबेक, मोहम्मद राद और एक गुप्त नाम है। हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल के 6 सदस्य होते हैं। हालांकि फिलहाल इनमें सिर्फ 3 जिंदा हैं। इसमें यूनिट 910 का चीफ तलाल हामिया, कुद्र यूसुफ नद्र और मोहम्मद हैदर का नाम बताया जाता है। हिजबुल्लाह के सभी फैसले यही लीडरशिप लेती है, जिन्हें सभी कमांड सीधे तेहरान से आते हैं। हिजबुल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर के इशारे पर चलता है, ईरान से मिले हथियारों से लड़ता है, ईरान से मिली दौलत से हिजबुल्लाह का टेरर कारोबार चलता है।